ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आरिफ किसाना और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आप सबका खैर मकदम है। आज 14 जुलाई और मंगल का दिन है। आज बहुत ही खुशगवार जो यहाँ पे स्टॉकहोम में मौसम है। इस वक्त दर्जा हरारत तकरीबन 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। धूप निकली हुई है और इसलिए मैंने कहा कि इस खुशगवार मौसम में आपकी खिदमत में स्वीडन की जो अहम ख़बरें, यहाँ के हालात हाज़िर हैं, वो पेश किए जाएँ। तो मेरे पास वो तमाम तर तफसीलात हैं। इनकी तरफ जाने से कबल इससे पहले आपने एक व्लॉग देखा कि स्वीडन में परमानेंट रेजिडेंस जो है वो कुछ कैटेगरीज़ के लिए ख़त्म की जा रही है। वो मैंने तफसीलात बताई थी। उस हवाले से मुझे बहुत से सवालात आप लोगों के मिले हैं, ख़ुसूसन बच्चों के हवाले से। तो उन तमाम सवालों की रोशनी में और जो बातें रह गई थी या मज़ीद जो तफसीलात हैं वो कल आप व्लॉग में देख सकेंगे। तो अब जनाब चलते हैं उन ख़बरों की जानब। ये मेरे पास जनाब स्वीडन की जो अहम तरीन ख़बरें हैं जिनका ताल्लुक़ इमिग्रेशन से भी है, यहाँ के कवानीन से भी है, यहाँ की स्टडी और कारोबार के हवाले से भी है। तो ये जनाब सारी ख़बरें मैं पेश कर रहा हूँ। और पहली ये सिटीज़नशिप के हवाले से आप जानते हैं कि 6 जून से स्वीडन में स्वीडन की जो नेशनलिटी है, सिटीज़नशिप है, इसके लिए नया कानून जो है वो नाफिज हो गया है। और उसके लिए जो शराइत हैं उस पर हम पहले कई दफ़ा बात कर चुके हैं, आपको उन तमाम चीज़ों का इल्म है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो नया कानून नाफिज हुआ है, सिटीज़नशिप की दरख्वास्तों की अप्रूवल और उनकी जो रिजेक्शन है, मुस्तरद होने की सूरत हाल क्या है। तो माइग्रेशन एजेंसी ने जो जून के महीने के जो आदाद शुमार स्टैटिस्टिक्स जारी किए हैं, उनके मुताबिक जून के महीने में 1646 लोगों को स्वीडन की जो है वो नेशनलिटी दी गई है, जबकि जून में ही 2949 लोगों की दरख्वास्तें जो हैं वो रिजेक्ट हुई हैं, मुस्तरद हुई हैं। और अगर इसको हम पिछले महीने मई के महीने से कंपेयर करें, इसी साल का, जब ये नया कानून नहीं आया था, तो मई में जिन लोगों को नेशनलिटी मिली थी उनकी तादाद 3970 थी, यानी ये समझें दुगने से भी ज़्यादा। और जो रिजेक्ट हुई थी एप्लीकेशन वो 903 थी, यानी जो अब रिजेक्ट हो रही हैं उनसे तकरीबन कह लें कि 2 गुना कम। तो ये जनाब नए कवानीन के आने के बाद जो है वो सिलसिला जारी है। और इसमें जनाब इस पे ख़ासी तनकीद हो रही है उन लोगों की तरफ से जिनकी पुरानी एप्लीकेशंस थी। इसमें लोग जो हैं वो काफ़ी देर से क्यू में खड़े थे। उन्हीं में से एक शख्स जो हैं उनका ताल्लुक़ बरतानिया से है, उनका नाम एंड्रयू है। वो 2019 में स्वीडन आए थे, उन्होंने सिटीज़नशिप की एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उनकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई है। और उसकी वजह ये थी कि उनके 8 साल पूरे नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि ये इंतहाई मायूस कुन है और नए कानून का इतलाक़ भी जो है वो मुझ पे किया गया। अब वो कह रहे हैं कि जी मुझे स्वीडिश ज़बान सीखना पड़ेगी, स्वीडन की सोसाइटी के बारे में मालूमात हासिल करना पड़ेंगी और अपना रिकॉर्ड वगैरह दुरुस्त रख के जॉब वगैरह करना होगा। तो ये जनाब नेशनलिटी की सूरत हाल है। और इसमें आइंदा भी जो अपडेट्स आएंगे वो मैं रेगुलरली इन व्लॉग्स की सूरत में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। दूसरी बात हम करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। इसमें भी कुछ जो लाइसेंस है इसमें सर्टन तब्दीलियाँ और ड्राइविंग लाइसेंस का जो कानून है, तरीक़ाकार है, रूल्स है, इसमें भी कुछ चेंजेस आ रही हैं। तो कुछ चेंजेस जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के जो डायरेक्टिव होते हैं उनके तहत आती हैं। और इसमें यह है कि इस ड्राइविंग लाइसेंस को जदीद बनाया जाए और इसको जो है वो इस तरह से बनाया जाए कि इसको कॉपी ना किया जा सके। तो नया डिज़ाइन जो है वो स्वीडन ने भी 2025 से जो है वो शुरू किया है। अगर आपने हाल ही में लाइसेंस जो है वो रिन्यू कराया, तजदीद कराया, तो आप चेक कर सकते हैं कि पुराने लाइसेंस से ये डिफरेंट होगा और इसको जाली बनाना जो है ख़ासा मुश्किल है। और लेकिन अगर आपके पास अभी इस तरफ है, पुराना है, तो आपको अभी फ़ौरी तौर पे उसको तब्दील करवाने की ज़रूरत नहीं, जब तक वो वैलिड है वो रहेगा। और इसके साथ जो आम गाड़ियों के लाइसेंस हैं, जो कैटेगरीज़ है BE, B, A, A2, A1, AM, वो 10 साल के लिए जो हैं वो वैलिड होते हैं। और जब आपका वक्त करीब होता है नया लाइसेंस का, तो ट्रांसपोर्ट सीरेशन ख़ुद आपको घर में जो है वो भेजती है ख़त, और उसमें फॉर्म होता है, वो कहते हैं जी कि इसको फिल करके भेजें, आप नया लाइसेंस बनवा लें। अच्छा सिस्टम है, आपको ख़ुद याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भारी गाड़ियाँ होती हैं जो C और D कैटेगरी की, तो उनके लिए 5 साल के लिए लाइसेंस होता है और उनके लिए फिर आपको हेल्थ डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है। और इसके बाद जनाब यह है कि डिजिटल लाइसेंस भी यूरोपीय यूनियन शुरू कर रही है।
उसमें आपके पास दोनों हो सकते हैं। डिजिटल आपके मोबाइल में है, अगर आप दूसरा रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन ये अभी इसमें कुछ साल लगेंगे। ये 2031 तक यूरोपीय यूनियन के तमाम रुकन ममालिक में ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद एक और तब्दीली है कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए जो उम्र है वो 18 से 17 साल करने की तजवीज़ है। और इसमें ये होगा कि जो 17 साल के नौजवान हैं वो भी लाइसेंस के लिए जो है वो गाड़ी चला सकेंगे, लेकिन उनके साथ एक शख्स होना चाहिए जो 18 से ज़्यादा उम्र का हो और वो उनके साथ बैठे। अगली ख़बर जो है वो स्वीडन में यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के हवाले से है। जो स्वीडिश स्टूडेंट्स जो स्वीडन में रहते हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए अप्लाई किया था, जो तालीमी साल अगस्त से शुरू होना है, और इसमें सबसे ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं। और इस दफ़ा जो सूरत हाल है उसको यहाँ जो UHR जो इदारा है यूनिवर्सिटी एडमिशन्स का, उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 3,07,000 स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हुए हैं, लेकिन जो अप्लाई किया था स्टूडेंट्स ने उनकी तादाद 4,14,000 थी। तो यानी तकरीबन 1,07,000 स्टूडेंट्स जो हैं उनको यूनिवर्सिटी एडमिशन्स नहीं मिल सके, वो मेरिट पे पूरे नहीं हुए। और ये पिछले साल के मुकाबले में 1.3% जो है वो स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। लेकिन मजमूई तौर पे इस दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स का मेरिट बहुत हाई रहा है और तकरीबन 4 में से 1 स्टूडेंट जो है उसको एडमिशन नहीं मिल सका, यानी 25% जो स्टूडेंट्स हैं वो दाखिला नहीं ले सके। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं वो सबसे ज़्यादा मकबूल थे, जिनमें ज़्यादा जो है वो मेरिट था या स्टूडेंट्स की दिलचस्पी थी। उसमें मेडिकल का प्रोग्राम है, उसके बाद इंजीनियरिंग है, फिर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी है, और बिज़नेस और इकनॉमिक्स। इन शोबों में दाखिला लेना जो है वो ज़्यादा मुश्किल हुआ है। और जो यूनिवर्सिटी एडमिशन्स हैं उनके तर्जमान ने भी कहा है कि इसकी वेटिंग लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। और इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने की वजह जो नौजवान हैं वो समझते हैं कि इनमें जॉब मुस्तकबिल में आसान होगा, इनके जो है वो हालात दूसरे प्रोग्राम्स से बेहतर हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ज़्यादा पॉपुलर थी, उनमें मेरिट ज़्यादा था या स्टूडेंट्स की दिलचस्पी ज़्यादा थी। तो उसमें जनाब रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, KTH, इसमें जो फ़िज़िक्स इंजीनियरिंग, रियाजी इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें जो है वो ज़्यादा पॉपुलर रहा है लोगों का रुझान। इसके बाद जनाब कैरोलिन्स का इंस्टीट्यूट है KI, और इसमें जनाब सबसे टॉप पे मेडिसन है, फिर बायो मेडिसन है, और नेक्स्ट है जनाब लुंद यूनिवर्सिटी, इसमें भी मेडिसन, फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी है, और इसके बाद हाँ इंजीनियरिंग है। और जनाब अगली है उपसाला यूनिवर्सिटी, और उपसाला यूनिवर्सिटी में भी मेडिसन, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग जो है वो ज़्यादा, यानी मेडिकल और टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स जो हैं वो ज़्यादा उनके लिए पॉइंट्स दरकार हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर 22.5 हों तो फिर बहुत आसानी रहती है। और एडमिशन्स इंतज़ामिया ने कहा है कि जिन स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पे दाखिला मिला है, 20 जुलाई तक उनको जो है वो जवाब देना है कि हम वो दाखिले को कबूल कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर इसके बाद जो वेटिंग लिस्ट है उन लोगों को फिर जो है वो मौका मिलेगा। अगली जनाब बात यहाँ है स्वीडन में दुकानों में होने वाले जराइम्स के हवाले से। और यहाँ पे जो स्वीडिश ट्रेड फेडरेशन है उन्हें कहा जी कि जो यहाँ पे दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि दुकानों में जराइम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और तकरीबन 50% इसमें इजाफ़ा हुआ है। इन जराइम में ज़्यादातर जो है होता है चोरी, धमकियाँ, तशद्दुद, गाहकों की तरफ से जो दीगर जराइम है। और अगर पिछली छमाही के मुकाबले में हम देखें तो इसमें 3% जो है इजाफ़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो कारोबारी तंजीम है उसने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो है वो उन दुकानदारों को ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाए, इसमें जो है हुकूमत एक कोई सिस्टम बनाए, और जो बार बार जुर्म करें उनको ज़्यादा सख्त जो है वो सज़ा दी जाए, ताकि जो कारोबारी बरादरी है वो बग़ैर किसी खौफ के अपना जो है वो कारोबार चला सके। तो जो लोग कारोबार से मुंसलिक हैं वो भी अपनी राय, कमेंट्स या जो सूरत हाल वो देखते हैं वो भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो एक अच्छी न्यूज़ है, ख़बर यह है कि जून के महीने में यहाँ पे ज़ाहिर अभी मौसम अच्छा है, लोग स्विमिंग के लिए भी बाहर जाते हैं। तो जून में पिछले जून की निस्बत इस जून में कम लोग जो हैं वो डूब के हलाक हुए हैं। इस जून में 8 लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं, जबकि पिछले साल ये तादाद 14 थी। और इस साल के आगाज़ से यानी जनवरी से अब तक स्वीडन में 22 लोग जो हैं वो
डूब के हलाक हुए हैं, और पिछले साल ये तादाद 40 थी। तो इन व्लॉग्स में भी हमने कई दफ़ा बात की है, हमारे बहुत से लोग जो कम्युनिटी के और जो मुख्तलिफ़ मुल्कों से आते हैं, ज़ाहिर उन्होंने स्विमिंग नहीं सीखी होती, उन्हें बहुत एहतियात करनी चाहिए कि यहाँ पे पानी की गहराई का अंदाज़ा नहीं होता, और अक्सर जगह पे आपको जो है वो बचाने वाले लाइफ गार्ड्स भी अब नहीं होते। तो आप बिल्कुल एहतियात करें, और अगर स्विमिंग नहीं आती तो आप ऐसे पानी में जाने की कोशिश ना करें जो कि जानलेवा हो। और आज की आखिरी खबर जनाब, स्वीडन के अमीर तरीन अफराद की जो फहरिस्त आई है, उसमें जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं वो यहाँ पे जो चेन है अपना कपड़े की H&M, उसके जो मालिक हैं स्टीफन पेशोन वो हैं। उनकी दौलत का अंदाज़ा जो है वो 200 अरब स्वीडिश करोना लगाया गया, यानी वो स्वीडन के शाही ख़ानदान से भी ज़्यादा अमीर हैं। और इसके साथ ही जनाब आज के इस स्वीडन के ख़बरनामे से मुझे इजाज़त दीजिए। आपको ये कैसा लगा, इसका इज़हार आप अपनी राय से कर सकते हैं, और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।